नमस्कार। देश के बुलेटिन के वॉर रूम में आज सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के पापों पर। भारतवर्ष के लगातार खुलासों, अभिनंदन पर कांपते पाकिस्तान ने अब पुलवामा में अपने गुनाह भी कबूल कर लिए हैं और आज हम आपको अपने ही देश के सियासतदानों के वो बयान दिखाएंगे जिन्होंने उस वक्त पुलवामा पर सवाल खड़े करते हुए शहादत का अपमान किया था। आपके दुनिया की ओर तेजी से बढ़ रहे एक और खतरे के बारे में भी आप जान पाएंगे। फ्रांस से शुरू हुआ फसाद आधी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है और धार्मिक कट्टरता की खौफनाक तस्वीरें सामने देखने को मिल रही हैं। आपको गुजरात में पीएम मोदी के दौरे की तस्वीरें दिखाएंगे। शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। पुलवामा ने हमले की अपनी साजिश पाकिस्तान ने स्वीकार कर ली है। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने पुलवामा हमले की कायरता को इमरान की कामयाबियों की फहरिस्त में शुमार किया है। देखिए, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। सच कह रहे हैं पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी। ये कामयाबी ही तो है आतंकिस्तान का, ये कामयाबी ही तो है पाकिस्तान के रगों में भरे मक्कारी का, ये कामयाबी ही तो है पाकिस्तान की डरपोक फौज का और ये कामयाबी ही तो है पाकिस्तान के दुष्ट इमरानों का। लेकिन पाकिस्तान को भी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान ने उसके ही घर में घुसकर मारा था, सरेआम सरेराह खुलेआम, और कहा भी था कि पाकिस्तान तुम्हारी जो धज्जियां उड़ी हैं वो हमने उड़ाई हैं। लेकिन तब सीना तान कर संसद में बोलने वाले पाकिस्तान के ऐसे फर्जी सांसद, नेता, मंत्री चुप थे, डरे थे, हलक में सांस अटक गई थी, दुबक गए थे। आज जागे हैं अपनी ही करतूतों को उजागर करने, अपनी ही गलतियों को बताने। जिस मसले पर पूरे पाकिस्तान का चेहरा स्याही से पुछ जाना चाहिए था, उसे पाकिस्तान के जाहिल मंत्री अपनी कामयाबी में गिना रहे हैं। और गिनाए भी क्यों ना, उनके खून में है दगाबाजी, मक्कारी, आतंकवाद और दहशत। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं। पाकिस्तान को अब FATF ब्लैकलिस्ट कर सकता है। पहले से ही पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में शामिल है। मंत्री के कबूलनामे के बाद पाकिस्तान की दिक्कत बढ़ गई है। पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद देश में बदला लेने की मांग तेज हो रही है। यूपी के महाराजगंज के शहीद पंकज त्रिपाठी के पिता और भाई ने पीएम और रक्षा मंत्री से अपील की है कि जवानों को भी छूट दी जाए, जिससे पाकिस्तान से पुलवामा की शहादत का बदला ले सकें। जवान है, उनको भी छूट दिया जाए सरकार के द्वारा, वो हमला करके अपने देश के शहीद जवानों का बदला ले सकें। देश के बुलेटिन में अब वो बातें आपको बताते हैं जो जाहिर है आज इस खुलासे के बाद उनको फिर से देखा जाना, उसको रिविजिट करना जरूरी है। उस समय कई ऐसे नेता थे, विपक्ष के नेता, जिन्होंने ये कहा था कि पुलवामा की घटना जो दिखाई दे रही है असल में वैसी नहीं है। क्या कहा गया था और आज वो किस तरीके से एक्सपोज हुए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान को आतंक कबूल है, लिहाजा विपक्ष की फजीहत तय है। ये जो चेहरे आप इधर देख रहे हैं, इन्होंने उस समय पुलवामा की घटना पर सवाल खड़े किए थे। पाकिस्तान और इमरान खान खुलकर मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तब ये बात कही थी और आप देख रहे हैं विपक्ष के नेताओं ने क्या क्या कहा था। और ये कहा था, अब ये स्पष्ट है कि मोदी जी ने कुछ गुप्त समझौता किया है, कुछ गुप्त समझौता किया गया है, ये कहा गया था पाकिस्तान के साथ। लेकिन अब ये किस तरीके से एक्सपोज्ड हैं ये तमाम बातें, और जाहिर है क्या वो अपनी उस समय कही हुई बातों को रिविजिट करेंगे, क्या वो आत्मंथन करेंगे। इधर देखिए क्या कहा गया है। इधर कहा गया है फवाद चौधरी की तरफ से, हमने कराया पुलवामा हमला, ये हमारी उपलब्धियों में शुमार किया जाए। और जाहिर है इमरान का मंत्री जब ये कह रहा है तो ये बहुत अहमियत रखता है और फिर उस हिसाब से यहाँ के घटनाक्रमों को देखा जाना आवश्यक है। यहाँ लोगों के प्रतिनिधित्व करते हुए लोग जो हैं, लीडर्स, बड़े लीडर्स, उन्होंने तब क्या कहा था विपक्षी नेताओं ने, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि क्या पाकिस्तान ने मोदी जी की मदद के लिए 40 बहादुर सैनिकों को मार दिया। ये कहा था अरविंद केजरीवाल ने, कहा था कोई दुरभिसंधि है, कोई गुप्त समझौता है, हमले से सबसे अधिक किसे फायदा हुआ और हमले की जांच का परिणाम क्या है। राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा था कि ये बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हो रहा है। उन्होंने चुनावी बेनिफिट का हवाला देते हुए कहा था कि इससे किसको सबसे ज्यादा चुनावी फायदा हुआ है। अगर आप ये देखेंगे तो जाहिर है उन्होंने खास चश्मा लगाकर ये बातें देखी और कही थी, लिहाजा ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। पुलवामा हमले के पीछे मोदी जी का हाथ है, वो चुनाव जीतना चाहते हैं, ये कहा था फारूक अब्दुल्ला ने उस वक्त।
और ये जाहिर है जब ये इधर आप देखते हैं कि हमने करवाया पुलवामा हमला और ये हमारी उपलब्धियां हैं, फवाद जब ये बात कहते हैं तो इनको अब सबको सोचना चाहिए कि वो उन्होंने जो कहा था इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना सोच और बयान क्या रखना चाहिए। क्या लोकसभा चुनाव नजदीक है तो सरकार युद्ध में उतरना चाहती है? ममता बनर्जी ने उस वक्त कहा था सरकार ने वोटों के लिए पुलवामा कराया, उसको उकसाया, ये राम गोपाल यादव ने कहा था। और ये तमाम जो विपक्षी नेता हैं उस समय उनको ये लगा था कि चुनाव में फायदे के लिए किसी संधि, किसी दुरभिसंधि, किसी टैसिट अंडरस्टैंडिंग के तहत ये कराया गया है और आज उन सबको जवाब मिलता है। लेकिन क्या देश के माहौल के लिए इस तरीके की सोच, इस तरीके के स्टेटमेंट सही हैं? पाकिस्तान के अपने डर के कबूलनामे के बाद जो फजीहत हुई है, पाकिस्तान की आर्मी अब उसे कवर अप करने में लगी हुई है। पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक के बयान के बाद पाकिस्तान की फुस ताकत पूरी दुनिया के सामने आ गई है। उसके झूठ का पुलिंदा खुल गया है। लेकिन अयाज सादिक के अभिनंदन वाली बात ने पाकिस्तान की तो जैसे नाक ही कटा दी हो। पाकिस्तान की सेना का ये मानना है कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचे। इस फजीहत से पाकिस्तान की सेना बौखला गई है और पाकिस्तानी सेना ने गीदड़ भभकी दी है कि हमसे जो टकराएगा तबाह हो जाएगा। अभी भी हम सबको माकूल जवाब देने के लिए तैयार हैं। विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को सौंपने को लेकर सेनाध्यक्ष और विदेश मंत्री पर उठाए गए सवालों पर पाक आर्मी ने गुरुवार को सफाई दी थी। पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि हमने भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को जेनेवा कन्वेंशन के तहत छोड़ा था और पाकिस्तानी सांसद ने ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा किया था। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक आर्मी ने जो कहा उससे उसके दोहरे चरित्र का पता चल गया। हिंदुस्तान की राफेल ताकत से आतंकिस्तान दहशत में है। पाक आर्मी ने कहा है कि हमसे डरकर ही भारत ने राफेल फाइटर विमान मंगाए हैं। उधर पाकिस्तान के आर्मी के अंदर की हालत ठीक नहीं चल रही है। पाकिस्तानी फौज में बगावत की खबरें हैं। इससे आर्मी चीफ बाजवा डरे हुए हैं। इसका कारण है पंजाब रेजिमेंट से बाजवा प्रेम। डरे बाजवा ने पंजाब रेजिमेंट को एलओसी पर तैनात किया है। पंजाब रेजिमेंट की तैनाती को लेकर सेना में बगावत की खबरें हैं। अब तक पंजाब रेजिमेंट की एलओसी पर तैनाती नहीं हो रही थी। इस रेजिमेंट की तैनाती नहीं होने से बाकी रेजिमेंट विद्रोह कर रहे थे। पाकिस्तान एक साथ कई मसलों पर गिर गया है तो उसका ऐसे फड़फड़ाना लाजमी है। आर्मी उसकी फुस है, देश संभल नहीं रहा, सेना के अंदर बगावत है, इमरान के कार्यकाल में पाकिस्तान की बदहाली बढ़ गई है तो उसकी बौखलाहट लाजमी है। ऊपर से आतंकिस्तान जल्द ही FATF की ब्लैकलिस्ट में शामिल होने वाला है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने 3 बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके संवेदना प्रकट की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ बीजेपी नेताओं की हत्या कर कश्मीर घाटी में कोहराम मचा दिया है। आतंकियों ने कुलगाम के वाईकेपुरा इलाके में बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन के साथ उमर हाजम और उमद राशिद बेग पर गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया। तीनों बीजेपी नेताओं की बर्बर हत्या की जिम्मेदारी लश्कर से जुड़े स्थानीय आतंकी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट ने ली है। फिदा हुसैन हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, उमर हजाम और हारून रशीद, ये तीनों बड़े डेडिकेटेड वर्कर थे। जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो कश्मीर में एक्टिव होने का प्रयास कर रही हैं। बीजेपी नेताओं की हत्या पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए कड़ी निंदा की है। पीएम मोदी ने कहा है कि बीजेपी के 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की मैं निंदा करता हूं। वे जम्मू कश्मीर में अच्छा काम कर रहे थे। दुख के इस समय में मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। पिछले 6 महीने में ही आतंकियों ने 14 बीजेपी नेताओं की बर्बर हत्या कर हड़कंप मचा रखा है। 4 मई को अनंतनाग में अतल गुलमीर की हत्या की गई। 9 जून को अनंतनाग में बीजेपी नेता और कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या हुई। 30 जून को शोपियां में बीजेपी नेता गौहर भट्ट की हत्या हुई। 5 जुलाई को पुलवामा में शब्बीर भट्ट की हत्या। 8 जुलाई को बांदीपोरा में वसीम बारी, उनके पिता और भाई की हत्या। 6 अगस्त को कुलगाम में सरपंच आरिफ अहमद शाह की हत्या। 7 अगस्त को काजीकुंड में सरपंच सज्जाद अहमद की हत्या। 10 अगस्त को बडगाम में हमीद नजर की हत्या। 2012 से लेकर अब तक 20 सरपंचों और पंचों की बर्बर हत्या की गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आए दिन कश्मीर घाटी में हमले हो रहे हैं। परिवारजनों का यही कहना है कि आखिर इनका कसूर क्या था। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तजा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, वाईकेपुरा, कुलगाम। भारत और अमेरिका की दोस्ती अब नए आयाम छू रही है। भारत अमेरिका से नौसेना के लिए F-18 लड़ाकू विमान खरीदने वाला है।
भारत और अमेरिका अपनी दोस्ती की नित नई कहानी लिख रहे हैं और इस दोस्ती से ड्रैगन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के सीने की हुक बनती जा रही है। भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए अमेरिका से इंडियन नेवी F-18 नेवी लड़ाकू जेट खरीदने वाली है। भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता में राफेल के शामिल हो जाने के बाद अब बारी है भारतीय नौसेना की। अब नौसेना को F-18 फाइटर जेट और मजबूत करेगा। दिल्ली में 2+2 की बैठक के दौरान दोनों देशों के डिफेंस डेलीगेशन के बीच बैठक में F-18 नेवी लड़ाकू जेट देने की पेशकश की गई थी। सूत्रों का कहना है कि भारतीय नौसेना अपने भविष्य की जरूरतों के हिसाब से F-18 नेवी लड़ाकू जेट को देख रही है। कहा जा रहा है कि नौसेना के ज्यादातर लड़ाकू विमान इस दशक के अंत तक पुराने पड़ जाएंगे, जिसे देखते हुए नए तरीके से लड़ाकू विमानों को जुटाने की कोशिश हो रही है और इसलिए इंडियन नेवी ने 57 लड़ाकू विमान खरीदे जाने की जरूरत बताई है। F-18 नौसैनिक लड़ाकू विमानों की बात की जाए तो ये लड़ाकू विमानों का उन्नत संस्करण है। राफेल और F-18 दोनों फाइटर ने INS विक्रमादित्य से उड़ान भरने और उस पर लैंडिंग कैपेबिलिटी का भी प्रदर्शन किया। रक्षा उपकरणों के इन सौदे से चीन और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जलन और दिक्कत है, क्योंकि भारत की बढ़ती ताकत अब पाकिस्तान और ड्रैगन दोनों को फूटे आंख नहीं सुहा रही। ड्रैगन तो अब इस बात से भी घबरा रहा है कि भारत की मजबूत होती नेवी ड्रैगन को डुबा कर मारेगी और समंदर की सीमा में घुसने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ऊपर से भारत कई देशों के साथ मिलकर युद्धाभ्यास भी कर रहा है। मालाबार युद्धाभ्यास भी चीन की चिंता का सबब बना हुआ है। ऊपर से भारत की F-18 खरीदने की खबर तो समझिए कि बीजिंग में मातम पसरने जैसा है। ताकत आजमा कर थक चुका चीन अब तकनीक के भरोसे खड़ा होने में लगा हुआ है। जरूरत का झांसा देकर कितनी घातक है चीन की साइबर वॉर की ये तैयारी, इसको देख लेना बहुत जरूरी है। चीन को चालबाजी से चैन नहीं, षड्यंत्रों से सोने नहीं दे रहा है, इसलिए वो सैन्य ताकत के साथ साथ तकनीक पर भी फोकस कर रहा है। इंसानों का भरोसा खो चुके चीन को केवल अपनी तकनीक का ही सहारा रह गया है। चीन तैयार करने जा रहा है हाईएस्ट डेटा सेंटर, ऐसे डेटा सेंटर जिससे दक्षिण एशिया के कई देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की डेटा स्टोरेज की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। इसलिए चीन इसे काफी महत्व दे रहा है। चीन ये डेटा केंद्र तिब्बत में स्थापित करने जा रहा है। 3656 मीटर की ऊंचाई पर चीन डेटा केंद्र बना रहा है। डेटा सेंटर बनाने के लिए चीन 1.80 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। हाई एल्टीट्यूड के इलाके में इस तरह का ये दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर होगा। अब तक की जानकारी के मुताबिक चीन का ये बड़ा मिशन है। ल्हासा के हाईटेक जोन में तैयार हो रहे प्रोजेक्ट का अगला चरण 2021 में पूरा हो जाएगा। चीन का दावा है कि ये सेंटर पूरे तिब्बत को इंटरनेशनल IT हब में बदल देगा। ल्हासा स्थित निंगसुआन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने कहा है कि इस डेटा केंद्र के जरिए कई तरह की सेवाएं जैसे कि वीडियो रेंडरिंग, ऑटोनॉमस ड्राइविंग, डिस्टेंस लर्निंग डेटा बैकअप उपलब्ध कराई जा सकेगी। चीन भले इसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बता रहा हो, लेकिन सच ये है कि इसके जरिए उसकी नजर दक्षिण एशिया के पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों के डेटा स्टोरेज को कंट्रोल करने की है। चीन पहले से ही तिब्बत से लेकर पूर्वी लद्दाख तक 5G केबल बिछाने में जुटा है। भारत से गलवान घाटी में टकराव के बाद उसने LAC के पास के इलाके में ये काम और तेज कर दिया। संचार नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर इतनी तेजी भारत की चुनौती बढ़ाने वाली है। ये अंदेशा बढ़ा रहा है कि चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हथियारों को ऑपरेट करने के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क मजबूत कर रहा है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। अमेरिका ने 50 साल पुराने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर यह फिर से साबित किया है। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। ये जवाब है चीन की हिमाकत का, उसकी गीदड़ भभकियों का, साउथ चाइना सी से लेकर हिमालय की वादियों में युद्ध की मुगालतों का। अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने की ठान रखी है। अमेरिका का ये ताजा मिसाइल परीक्षण है। उसने ये शक्ति प्रदर्शन कैलिफोर्निया के आसमान में किया। अमेरिका समय के मुताबिक एयरफोर्स ने देर रात 12:27 पर मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये जानकर चीन के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये मिसाइल आज का नहीं बल्कि 50 साल पुराना है, लेकिन निशाना अचूक। ये सीधे सीधे चीन पर अटैक कर सकता है। टेस्टिंग से पहले इस विध्वंसक मिसाइल को इस इंस्ट्रूमेंट में सफलतापूर्वक लोड किया गया और 50 साल पुराने इस मिसाइल को आसमान में दाग दिया गया। ये मिसाइल आज भी इतनी ताकतवर है कि आधी शताब्दी के बाद भी अमेरिकी सेना ने इसे डीकमीशन नहीं किया है। इसकी मारक क्षमता चीन तक है। यह आसानी से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को टारगेट कर सकता है।
अमेरिका के इस मिसाइल परीक्षण के बाद चीन का डरना स्वाभाविक है। चीन ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रोपेगेंडा जारी है। साउथ चाइना सी में विवाद खत्म करने के लिए ड्रैगन ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत की। चीन को अमेरिका के ड्रोन अटैक का डर सता रहा है। इस बीच चीन ने दक्षिण सागर में लाइव ड्रिल जारी रखी है। चीन इतना डरा है कि उसने दक्षिण सागर में दूसरा सैन्य विमान तैनात कर दिया है। दूसरे सैन्य विमान से वो दुनिया को गीदड़ भभकी दे रहा है। बहरहाल अमेरिका के इस 50 साल पुराने महाबली से चीन में खलबली मची है। इस्लाम कहां सिखाता है खून बहाना? आखिर कब रुकेगी धार्मिक कट्टरता? यह सवाल फ्रांस की घटना के बाद और बड़ा हो गया। आतंकवाद की आग से फ्रांस झुलसने लगा है। हमलावर ने फ्रांस के नीस शहर में नोट्रे डेम चर्च को निशाना बनाया, जिसमें एक महिला का गला काट दिया गया, जबकि 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमले की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने चर्च को घेर लिया। मौके से ही हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। सुरक्षा की वजह से चर्च को बंद कर दिया गया। वहीं जद्दा में भी फ्रांस के वाणिज्य दूतावास के बाहर सिक्योरिटी गार्ड पर हमला हुआ है, जिसमें एक सऊदी अरब के नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। फ्रांस के एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। राष्ट्रपति मैक्रो ने हमले को इस्लामिक आतंकवाद करार दिया है। इस बीच फ्रांस के उत्पादों के बहिष्कार का अभियान भी चलाया जा रहा है। हालांकि भारत सहित कई देशों ने मैक्रो का समर्थन किया है। इस बीच फ्रांस में हुए आतंकी हमले की यूरोपीय परिषद ने कड़ी निंदा की है। परिषद के सदस्यों ने एक संयुक्त बयान जारी करके फ्रांस को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से नीस आतंकी हमले पर संवेदना जाहिर की। मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि भारत फ्रांस के नीस शहर में चर्च पर हुए आतंकी हमले की निंदा करता है। हम पीड़ित परिवार और फ्रांस की जनता से संवेदना व्यक्त करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ मजबूती से खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी आतंकी हमले की निंदा की। ट्रंप ने कहा है कि हमारा दिल फ्रांस के लोगों के साथ है। अमेरिका इस लड़ाई में हमारे सबसे पुराने सहयोगी के साथ खड़ा है। इन कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी हमले को तुरंत रोकना चाहिए। कई यूरोपीय देशों ने भी फ्रांस का साथ देते हुए कहा है कि अब आतंकवाद का खात्मा जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर पहुंचे और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी सबसे पहले राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहे केशुभाई पटेल के घर पहुंचे और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी। 92 साल की उम्र में केशुभाई का निधन गुरुवार को हो गया था। पीएम ने केशुभाई पटेल को समाज का उत्कृष्ट नेता बताया और कहा कि गुजरात के प्रति और हर गुजराती के सशक्तिकरण के लिए उनका जीवन समर्पित था। केशुभाई पटेल ने 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। वो 1995 और 1998 में राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 2001 में उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। केशुभाई पटेल ने 2012 में नई पार्टी बनाई थी, जिसका बाद में बीजेपी में विलय कर दिया गया था। केशुभाई पटेल के निधन के बाद गुजरात में जारी उपचुनाव के दौरान पार्टी ने अपना प्रचार रद्द कर दिया है। पीएम ने गांधीनगर में महेश और नरेश कनोडिया बंधु के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, जिनका हाल ही में निधन हो गया। महेश कनोडिया एक संगीतकार और गुजरात से बीजेपी के पूर्व सांसद थे, जबकि नरेश कनोडिया एक अभिनेता थे। पीएम ने केवड़िया पहुंचने के बाद आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया। इस दौरान वो लोगों से मिले और आरोग्य वन का जायजा भी लिया। अगले दिन पीएम 31 अक्टूबर को सुबह 7 बजे आरोग्य कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर चरण पूजन करेंगे। इस दौरान पीएम 17 प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण करेंगे। सरदार पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर पीएम 400 घरों वाले आदर्श गांव योजना का शुभारंभ करेंगे। सुबह 8 बजे वे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में एकता परेड की सलामी लेंगे। सुबह 8:45 बजे वे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो IAS अधिकारियों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पीएम सी प्लेन का उद्घाटन कर अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। और देश के बुलेटिन में एक अहम खबर आपको बता दें, यूपी के अमेठी में दलित प्रधान के पति की हत्या हुई है। महिला प्रधान के पति को मार दिया गया है। दबंगों ने अपहरण के बाद उसे जिंदा जला दिया। गांव के ही 5 लोगों पर प्रधान के पति की हत्या का आरोप है। कल शाम 6 बजे किया गया अर्जुन का अपहरण और उसके बाद उसे जलाकर मार डाला गया। अपनी हत्या की आशंका जाहिर करते हुए अर्जुन का ऑडियो भी वायरल हुआ है।
तो कल रात से गायब हो गए, लगभग शाम 6 बजे से गायब थे। उसके बाद 10 बजे रात में 11 बजे रात में यहाँ कृष्ण कुमार के तिवारी के हाथे में मिले। कैसे मामला पर चौराहे गा रहे हैं और चौराहे से उनका उठा ले गए और भोज डायन सब पैसा मांगा कहा था प्रधानी में ढेर पैसा आई है मैं सबका दिया। हम लोगों को पता चला कि वो लखनऊ गए हैं, उनको जला दिया गया है। पुरानी रंजिश किसी की नहीं थी, ये प्रधानपति हैं, इनकी प्रधानी की जांचें हो रही थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।